बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की जो सियासी इस्तेहकाम है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो मौशी इस्तेहकाम से मशरूत है। बिलखुसूस सिंध की बात करें तो सिंध की सियासत एक अहम किरदार अदा करती है और कराची जो कि मौशी हब है, यहाँ से 65% रेवेन्यू जनरेट करता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2008 से मुस्तकिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरानी करती हुई नज़र आ रही है। साथ में तमाम स्टेक होल्डर्स भी हैं, जिसमें MQM पाकिस्तान का भी अहम रोल नज़र आता है। मगर सिंध में और कराची में जो मसाइल हैं, वसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, डाकुओं को कच्चे के इलाके में जो राज है और दीगर जो मामलात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें ले लें, हेल्थ भी उसमें ले लें, एजुकेशन भी उसमें ले लें, उन तमाम चीज़ों पे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं है। और नाक़दीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है उस पर सवालात भी उठाते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि सिंध को हमेशा फोकस्ड प्रायोरिटी बेसिस पर जो है उसके मामला एड्रेस करने की कोशिश की गई है। माजी में हमने देखा इस तरह की काविशें सामने आई, लेकिन इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त हमें नज़र आई है। और MQM पाकिस्तान की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात भी हुई है और जो जितने भी इशूज़ हैं सिंध के, कराची के, उसको एड्रेस करने के हवाले से बातचीत की जा रही है। सियासी मुस्तकबिल, हिकमत अमली क्या होगी, इस पर भी बात हुई। ख़ास तौर से अमन व अमान और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से ये कहा जा रहा है कि MQM पाकिस्तान सिंध हुकूमत की भरपूर ताउन करने के लिए तैयार है। आज हम बात करेंगे कि सदर आसिफ अली ज़रदारी जो कि खुद सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़ी सियासी बसीरत के हामिल है और मुफाहमत के बादशाह भी कहलाते हैं, तो इस वक्त जो मामलात हैं जिनको वो एड्रेस करने जा रहे हैं उसमें MQM के ताउन से वो किस हद तक उन तमाम इश्यूज़ को हल कर सकेंगे। इस वक्त सदर आसिफ अली ज़रदारी ने ख़ुद बेड़ा उठा लिया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालेंगे, स्ट्रीट क्राइम को रोकेंगे, कराची सेफ सिटी जो है वो जंगी बुनियादों पर जो है उसका हल निकाला जाएगा। और ख़ास तौर पे जो सिंध में डाकुओं का राज है उस हवाले से भी हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। MQM यकीनन उस पर ताउन कर रही है, इस हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ एक और सूबे की अहम बात करेंगे, सूबे पंजाब की। हमने यहाँ पर देखा है कि जो CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा हैं जो कि बहुत एक्टिव हमें नज़र आ रही हैं और ख़वातीन की एम्पावरमेंट में भी हमें नज़र आई। इससे पहले पंजाब पुलिस का मोराल बुलंद किया उन्होंने। इस वक्त जो है उनकी CM पिंक गेम्स की इफ्तिताई तकरीब का आगाज़ कर दिया गया है। पहली वज़ीर आला पंजाब पिंक गेम्स में पंजाब की तकरीबन 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसकी 1300 ख़वातीन खिलाड़ी शिरकत कर रही हैं। बड़े ही खुशगवार एक माहौल वहाँ पे नज़र आ रहा है, हमें मोराल बुलंद कर रही हैं ख़वातीन का भी। और ये गेम्स जो हैं ये 5 मई तक जो है वो जारी रहेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लूँ। मेरे साथ पैनल में इस वक्त मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। इम्तियाज़ खान फरहाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर कराची प्रेस क्लब और सीनियर सहाफ़ी भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब सियासी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, बड़ा अहम सवाल जो कि मैं इस वक्त समझ ही नहीं आ रहा, माशाल्लाह आप लोग बहुत एक्सपीरियंस भी हैं तीनों और अपने फील्ड में बड़ी अहमियत और चैम्पियन भी हैं, किससे सवाल करूं? मेरे ख्याल है मुख्तार साहब आपसे शुरू करती हूँ। वेलकम सर, जमहूरी तर्ज हुकूमत में किसी भी सियासी जमात के लिए हम अक्सर एक बात करते हैं कि उनको 5 से 10 साल दें तो उनकी परफॉर्मेंस हमें नज़र आती है। मगर क्या वजह रही कि सुबह सिंध में हम देख रहे हैं 2008 से मुस्तकिल पीपल्स पार्टी है, 16 साल हो गए उनको। क्या राय रखते हैं आप सिंध की हुकूमत में, हुक्मरानी में उनका? देखिए, बात यह है कि जैसे आपने कहा कि 2010-15 साल हो गए इनको हुकूमत करते हुए यहाँ पर, और हमेशा कोलिशन हुकूमत रही है। ये पहला मौका है कि MQM जो इनका हिस्सा नहीं रही। असल में बात यह है कि हालात उस वक्त ख़राब होते हैं जब कि आप किसी को इंसाफ ना दें और उनके जो राइट्स हैं उनको ना दें और एक डिक्टेटोरियल जो है ना अप्रोच रखें। हमारे यहाँ कहने को तो है कि जी जमहूरियत है, लेकिन उसका आप अगर प्रैक्टिकली जायज़ा लें तो वो आपको कहीं नज़र नहीं आती कि यहाँ पे जमहूरी निज़ाम जो है वो चल रहा है। यहाँ पे हर आदमी जो है वो अपने आप को समझता है कि बस मैं ही हूँ और मेरे बगैर पार्टी जो है वो नहीं चल सकती। पीपल्स पार्टी जो है वो आपने देखा होगा कि वो हमेशा से बरसरे किरदार रही है और उनके ख़िलाफ़ हमेशा से यही बयानात आते रहे हैं कि जो करप्शन है उनके टाइम में हमेशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो फंड्स होते हैं वो ट्रिकल डाउन नहीं होते, जो यूनियन काउंसिल को जाने चाहिए, जो तरक्याती काम है वो रुक जाते हैं। और आपने देखा होगा कि इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है कि इतना पैसा खर्च होता है, जो अखबारात में आता है कि इतने अरब रुपया खर्च हो गया, लेकिन आपको वो जो पैसा है वो लगता हुआ कहीं नज़र नहीं आता। पूरे इंटीरियर के अंदर आप चले जाएँ, वहाँ भी बहुत बुरी हालत है। लोगों के पास ना कोई कारोबार है, ना बिज़नेस है,
نہ کوئی سڑکیں کام کی صحیح ہیں. خالی موٹر وے نیشنل ہائی وے بنانے سے تو بات نہیں بنتی نا. انٹیریئر سندھ کراچی کا آپ دیکھ لیں, کسی علاقے میں آپ چلے جائیں, ایون آج کل تو ڈیفینس کا بھی برا حال ہے ویسے, تو سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, کوئی گٹر ابل رہے ہیں. اور مطلب یہ ہے کہ آپ امپاورمنٹ نہیں کرتے. جو آپ کے نیچے آپ نے بلدیاتی نمائندے رکھے ہوئے ہیں, ان کو آپ نے کوئی مطلب اپنی طرف سے کوئی اتھارٹی دی نہیں ہے, ان کو فنڈز نہیں دیتے ہیں. ہمیشہ جھگڑا چلتا رہتا ہے. میئر کراچی اور آپ نے دیکھا ہوگا جو دوسری بڑی پارٹی ہے یہاں کی جماعت اسلامی, ان کا آپس میں یہی جھگڑا رہتا ہے کہ آپ ہمیں فنڈز دیں, ترقیاتی فنڈز دیں تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ کام کریں. جب سچویشن ایسی ہو تو پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ خراب ہوتی چلی جاتی ہے. جب آپ اس کو ایک پراپر سٹینڈرڈ نہیں مینٹین کرتے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا تھانے بکتے ہیں اور مرضی کے مطابق لوگ جو ہیں اپنی پوسٹنگ کراتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے, کیوں ہونا چاہیے. وائی somebody wants to go to گڈاف کہ جی سفارش آتی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ہی شہید کی, تو چیف سیکرٹری سنا رہے تھے, کہنے لگے کہ مجھے پاس میسج آیا کہ ایک صاحب آ رہے ہیں, ان کا ذرا دیکھ لیں. کہتے ہیں وہ آئے اندر اور ان سے پوچھا کہ اس نے کہا جی مجھے آپ جو ہے نا ڈائریکٹر فشریز لگا دیں. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی آپ کی مطلب کیا کوالیفیکیشن کیا ہے, تو کہنے لگے کہ ہم بہت عرصے سے اچھی مچھلی کھاتے رہتے ہیں تو اس لیے ہمیں بہت تجربہ ہے. ٹھیک ہے. امتیاز صاحب, یہ جو طرز حکمرانی کی عکاسی کی ہے مختار صاحب نے, لیکن ووٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو 2008 کے بعد سے پڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں. یقیناً عوام جو ہے سندھ کی, کراچی کی, وہ اتنی مطمئن ہے ان کی پرفارمنس سے, تبھی تو ووٹ مل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. خان صاحب ایسا کرتے ہیں نا کہ حکومت کے کو ایک سائڈ رکھ کے اپوزیشن کی بھی بات کر لیتے ہیں. اپوزیشن کا بھی اتنا ہی کردار ہوتا ہے. صرف بیان دینا جماعت اسلامی کی ذمہ داری نہیں ہے, صرف بیان دیے جان چھوٹ گئی, یا ایم کیو ایم یا مسلم لیگ نون, مسلم لیگ کیو, یا سندھ میں جو ایگزسٹ کرتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز جو ووٹ لے کر آتی ہیں, اقتدار میں آ سکیں یا نہ آ سکیں. 2008 سے ہی ہیں, اس سے پہلے نون کی بھی گورنمنٹ رہی اور دوسری کولیجن بھی رہی ساری, اور ایم کیو ایم نے تو کراچی پہ ایک طرح سے راج کیا, کراچی, حیدرآباد وغیرہ پہ. تو ہمیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں کی ہے. مصطفیٰ کمال جب ناظم تھے پیپلز پارٹی کے دور میں تو 2 سال کی ایکسٹینشن ملی تھی انہیں. آئی تھنک کہ 2008 میں ٹرمپ پوری ہو رہی تھی, 2010 تک ان کو وہ ملی تھی ساری آ کے. کیوں اپوزیشن بھی اپنا کام کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ میں سمجھتا ہوں اگر حکومت کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں تو اپوزیشن کو بھی کرٹیسائز کرنا چاہیے کہ انہوں نے بھی اپنا کام پورا نہیں کیا. کراچی میں کہا جاتا ہے پانی کی قلت ہے. کراچی میں پانی کی قلت کی ذمہ دار صرف اور صرف ایم کیو ایم ہے. میں اس کے اوپر بہت سارے دلائل دے سکتا ہوں. یہ جو لوکل مقامی غیر مقامی کے تانے زنی, تانے تشنے, اپنی ذمہ داری دوسرے پہ گلے پہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو واٹر بورڈ میں 80% لوکل ملازمین ہیں. وال مین 10,000 روپے لے کے 10 لاکھ روپے کا پانی بیچتا ہے, اپنے محلے کا پانی بند کر دیتا ہے. اس سے کوئی پوچھتا ہے کوئی جا کے؟ گریبان پکڑے اس میں محلے کے لوگ جا کے کہ بھائی تم وال مین ہو, تم چلو کسی اور بھی علاقے کے ہو, اس علاقے کا پانی آنا چاہیے تمہارے علاقے. تو یہ مجموعی طور پہ یہ ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اتنا اقتدار رہا, ہم اس کو یہ بات کہیں ساری چیزیں, اور یہ بات صحیح ہے بٹ صاحب کی کہ پہلی مرتبہ ہے کہ ان کے ساتھ ایم کیو ایم نہیں ہے. مگر میں تو کہتا ہوں ایم کیو ایم ہے آن بورڈ. ایک اور چلے بات کر لیتے ہیں ضمنی طور پہ. ایک ابھی اس وقت پاکستان میں معاملہ چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پارٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے پارٹ آف گورنمنٹ. پریزیڈنٹ آف پاکستان, جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا خان صاحب, وہ ہیڈ کرتا ہے. وہ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ وزیر اعظم پریزیڈنٹ کی خوشنودی اور ثوابدید پر کام کرے گا. تمام بل اس کے اپروول سے ہوتے ہیں. اب بولتے جی اب پیپلز پارٹی حصہ نہیں ہے. سندھ میں اس کی گورنمنٹ, بلوچستان میں اس کی گورنمنٹ, گورنر صاحبان ہے. تو یہ انڈائریکٹ طریقے سے کیموفلاج نہ کیا جائے. کوئی پارٹی اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتی. میں رانا ثناء اللہ صاحب کی مثال مطلب اگر پیپلز پارٹی کہہ رہی کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں تو وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. بالکل. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی ہم اب ہمیں مینڈیٹ ملا ہی نہیں ہے, ہم کیوں وعدے پورے کریں, کیوں کیسے نہیں کریں بھائی, مینڈیٹ ملا ہے یار آپ کو. ٹھیک ہے چلیں. تو منور صاحب, ابھی سی ایم سندھ جو ہیں مراد علی شاہ صاحب, ان کو آلموسٹ 7 سال ہو گئے اس عہدے پر. ٹھیک ہے, انہوں نے خود تسلیم کیا کہ ہماری جو حکومت ہے وہ بہترین نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ آرگیو بھی پیش کیا کہ جن شہروں میں وسائل ہیں وہاں پر بھی جو ہے یہ شکایتیں رہتی ہیں. تو کیا ان کی شکایت بجا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں یہ بہت کہا جاتا ہے
यहाँ क्राइम होते हैं, वो तो न्यूयॉर्क की कोई मिसाल देने लगता है, कोई शिकागो की मिसाल देने लगता है, कोई किसी और की मिसाल देने लगता है। ये पाकिस्तान का एक बड़ा पुराना वतीरा है। मैं तो ज़िंदगी भर यही सुना है कि अपनी बात नहीं करते, दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। लेकिन मैं ज़रा एक प्रॉपर तनाजुर में रखना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट की क्या वजह है, क्योंकि सारे लोग यही बात कह रहे हैं ना कि डेवलपमेंट नहीं है, अमन व अमान नहीं है। दो बेसिक चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी इतने लंबे अरसे के अंदर कायम नहीं कर सकी। ठीक है ना जी। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट ओरिएंटेड पार्टी और मईशत को अपना मंशूर बनाने वाली रियली एक पार्टी जो है ना, अच्छा माने बुरा माने, इसे कोई समझे कि तारीफ कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो नून लीग है। हमेशा उनके मंशूर के अंदर मईशत जो है ना, इट टेक्स प्रायोरिटी। ठीक है ना जी। ठीक है। और आपने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ जिस ज़माने में चीफ मिनिस्टर पंजाब हुआ करते थे, ठीक है, उस ज़माने में मुनव्वर साहब अगर आप इजाज़त दें तो हमारे साथ कॉल पर शैला रज़ा साहिबा मौजूद हैं, उनको ज़रा जाना है, इस वजह से आपको मुझे कट करना पड़ा, माजरत। शैला साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप सीनियर तरीन रहनुमा भी हैं और यकीनन बड़ा अहम आपका रोल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं सिंध की सियासत पर, बारहा हमने बात की, कराची के मसाइल वसाइल, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीज़ों पे हमने बारहा बात की। मैं आगे थोड़ा बढ़ना चाहूँगी, क्या हुआ, किसकी गलती थी, ये सब छोड़ें, ये बताएं ये जो एमक्यूएम के साथ आप लोग की मुलाकात हुई है आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ, क्या पेशरफ्त हम इसमें अमली तौर पर देखेंगे? अच्छा देखिए, मैं एक बात कहूँगी कि आज भी जब मैं न्यूज़ सुन रही थी और कल भी, तो उसमें ये बड़ी वाज़ेह तौर पर एक सोच पाई जाती है कि कच्चे वाले मामलात जो हैं उसमें पंजाब से जो हमारा मुल्क सरहदी इलाका है कि डाकू इधर और उधर ट्रांसफर होते रहते हैं। जब उधर वारदात करते हैं तो इधर आ जाते हैं और उधर वारदात करते हैं तो उधर आ जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं पार्ट ऑफ कैबिनेट थी और जब अभी हमारी हुकूमत पिछली जो थी उसमें, तो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि पंजाब और सिंध की पुलिस मिलकर ऑपरेशन करेगी और उसमें बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। उस वक्त हल्का हल्का एक स्टार्ट आ गया था बदअमनी का। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट की, जाहिर है फिर मुल्क में एक जो है वो टेररिज्म की लहर आई और ये पहले भी ऑब्जर्व किया गया था कि जब मुल्क में टेररिज्म की लहर आती है तो कराची में एक्टिविटी या ये कह दें कि डिस्टर्बेंस दूसरी तरह की होती है, टारगेट किलिंग और स्नैचिंग ये बढ़ जाती है, क्योंकि बहरहाल कराची से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये इसमें जो वाकयात हुए बहुत दिल दुखाने वाले थे। मैं तो एक प्रोग्राम में से रो के भी उड़ गई थी और जिस तरह से लोगों के जवान बच्चे और घर के लोगों की किलिंग हुई, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वक्त आ गया था कि इसको संजीदगी से देखा जाए और सीएम साहब हमारे बहुत ही, मैं हमेशा तारीफ करती हूँ कि बहुत संजीदगी से हर काम को करते हैं। वो देख भी रहे थे और लेकिन वो ये चीज एडमिट भी कर चुके हैं, बेहतर भी हुए हैं। और ऐसा कहना कि दही सिंध में रेंजर्स को वो इख्तियारात नहीं है, तो ऐसा नहीं है। दही सिंध में भी वही इख्तियारात हैं जो कराची में हैं और लेकिन पुलिसिंग पे मैटर होता है। रेंजर्स जो है वो पुलिसिंग पे काम करती है। तो बहरहाल एक अच्छी बात हुई कि उसको बहुत संजीदगी से देखा गया है। अब जहाँ तक पॉलिटिकल मैटर्स हैं एमक्यूएम से, तो पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत के बाद से मुसलसल गवर्नमेंट में है और मुसलसल हमारे पास मेजॉरिटी है कि हम अपनी मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बना सकते हैं। लेकिन मोहतरमा की शहादत के बाद भी हमने एमक्यूएम को दावत दी थी और 13 बड़ी अहम मिनिस्ट्रीज इन्हें दी थी बड़े अच्छी तरीके से, लेकिन फिर इलेक्शन के करीब कुछ मसाइल आ जाते हैं कि इनको अलग होना पड़ जाता है और फिर असल में शैला आपने बड़े डिटेल में सारी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में भी बताया। मेरा एक शॉर्ट सवाल ये है कि देखिए, मैंने पहले भी सवाल किया था कि किसी भी हुकूमत को
जब तक 5 से 10 साल नहीं मिलते उनकी कारकर्दगी सामने नहीं आती। बिलावल भुट्टो साहब भी जब एक जमात थी सियासी जमात, वो यही बात कहते थे कि इनको पूरा टाइम दो, फिर खुद पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। 16 साल से गवर्नमेंट आप लोग की, ये तमाम मसाइल, ये तमाम वो कहते हैं ना मर्ज, इसका पता तो हम सबको 10 साल से है, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है इस वक्त। ऐसी बात नहीं है, आप दुनिया के जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज देखेंगे, लेकिन मेट्रोपॉलिटन का हाल इतना खराब भी नहीं होता ना शैला। आप डेवलपमेंट देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, कराची के हालात देखें इस वक्त आप। जो भी सूबे को फेडरल ट्रांसफर में पैसा दिया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा कराची का ही होता है। और हमारी जो पहली बात है वो यही है कि सिंध में बैठी हुई तमाम पार्टीज जो मिलके पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं, जीडीए बना के सब करके, और ऊपर फेडरल का पार्ट होती हैं, वो ये बात क्यों नहीं करते हैं कि चाहे एनएफसी हो, चाहे नॉर्मल आपका फेडरल ट्रांसफर हो, जो भी हो, उसमें आप सिंध को कम से कम सिंध का हिस्सा तो दें। अब ऐसा तो नहीं है कि शहर ये कराची जो कि छठा खतरनाक तरीन शहर था, हमारे ही दौर में 136 नंबर पे गया और पुरसुकून हुआ। हमारे ही दौर में इसमें जितनी डेवलपमेंट हुई है वो किसी और में नहीं हुई, जबकि खरबों रुपए मुशर्रफ के जमाने में उस वक्त के नाज़िम को मिले। तो ये बात है कि ये लॉ एंड ऑर्डर इस तरह के शहरों में होती रहती है क्वेश्चनेबल, लेकिन ये कहना कि हमने कराची नजरअंदाज किया है, आप कोई साल का बजट उठा के देखें, सबसे ज्यादा कराची का बजट होता है। और लगता भी है, नजर आ रहा है आपको कराची में अंडर ओवर हेड ब्रिजेस बनना, कराची में मुख्तलिफ जगहों का बनना, नेबरहुड प्रोजेक्ट्स का बनना, ये ऐसा नहीं है। लेकिन कराची इतना बड़ा और बढ़ता जा रहा है, रोजाना की बुनियाद से पूरे पाकिस्तान से उसमें इन्फ्लक्स हो रहा है, लोग पूरे सूबों में से हमारे यहाँ कराची में शिफ्ट हो रहे हैं। शैला साहबा, तो एक अलग से मास्टर प्लान की जरूरत नहीं है? तो ये तो आपकी हर फेडरल गवर्नमेंट को तस्लीम करना होगा कि चाहे पंजाब हो, चाहे केपी हो, चाहे बलूचिस्तान हो, उन सब से इनखला कराची में हो रहा है। और कराची के वसाइल इतने नहीं है कि इतने लोगों को समेट ले, तो ये इनको एक अलग से, बल्कि मेरे तो अब ये दिल चाहता है मैं कहूँ कि तमाम सूबे से जितने लोग आए हैं उनको ये समझना चाहिए कि कराची को कुछ दें। अब जरा मैं अवामी सवाल आपसे करने जा रही हूँ कि इस वक्त स्ट्रीट क्राइम से तकरीबन 4 माह के दौरान रवा माली साल में 66 हमारे शहरी जो है उनके जानों का ज़या हो गया है। माली नुकसान तो हुआ सो हुआ, लेकिन ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है शैला, और यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे बड़ा, प्रेसिडेंट साहब इस पे बड़ा कंसर्न भी है और उन्होंने खुद बेड़ा उठा लिया है कि जी अब ये स्ट्रीट क्राइम हो गया या डाकुओं का राज है, इसके खिलाफ जो है सख्त ऑपरेशन किया जाएगा। तो यकीनन किया जाएगा इस हवाले से? जी, मैं इनकार नहीं करूंगी, क्योंकि पहले भी सख्त ऑपरेशन हुए तो ये मामला सुनते हैं, और पहले सख्त तरीन ऑपरेशन हुए। हम कच्चे के डाकू भूल चुके थे, हम सब सफर कर रहे थे रातों में, और सारा जितने भी सैलाब आए क्लाइमेट चेंजेस के नतीजे में, हम सब ने देही इलाकों में जाके काम किया है। तो जब थोड़ा सा पीरियड ऐसा आता है कि गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं रहती, यकीनन केयर टेकर नहीं संभाल सकी, तो ये मामलात बढ़े हैं और इंशाल्लाह बेहतर होंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक क्लिक करके, आजकल जो है सोशल मीडिया का दौर है, आप देखेंगी तो जो अचीवमेंट नजर आएंगी वो आपको सबसे ज्यादा यही नजर आएंगी कि ये 15 साल में बहुत ज्यादा तब्दीली आई है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला हो या दूसरे मामला हो, तो ये होता है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि सब लोग कराची के लिए मिलके आवाज उठाएं फेडरल गवर्नमेंट से। एमक्यूएम पहले भी जब अलग थी उसने कहा था कि फौजी ऑपरेशन हो, और नवाज शरीफ साहब आए थे, उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, उन्होंने कहा था कि हम पुलिस को लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, हथियार देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। उस वक्त भी सिर्फ सिंध के ही वजीर आला जो थे उन्होंने बात की थी, वो उन्होंने ही कप्तानी की थी और सारा अपना खर्च किया था। तो और उसके डीजी रेंजर्स जितने हैं उसमें उनसे बात की जा सकती है, और इस वक्त भी डीजी रेंजर्स पे कोई दबाव नहीं है। ठीक है, जरा आप ये भी बता दीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो हमारी पुलिस फोर्स है उसको कितना एक्टिव किया जा रहा है, एम्पावर किया जा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये बात की जाती है थानों के हवाले से कि जी वो उनका किरदार जो है वो मशकूक ही रहता है,
تو اس وقت پولیس کو بااختیار بنایا جائے گا کیونکہ بہت زیادہ पुलिस پولیٹیسائز ہوئی बाइख्तियार ہے है, پولیس. पुलिस बाइख्तियार है और पुलिस को अपने फराइज अंजाम देने हैं. अगर पुलिस के लोग मुलविस निकलेंगे किसी चीज में जी. तो ये बड़े दुख की बात होगी और पुलिस को अपना काम करना है. देखिए मैं एज मिनिस्टर रह चुकी हूँ और मुझे एहसास है कि मैंने जब बहुत शोर मचाया था एक केस में तो आईजी साहब को भी हटना पड़ गया था, लेकिन मुझसे मेरे सीएम ने कुछ नहीं कहा था. यही हुआ था कि जी हमने अमन अमान करना है. तो याद होगा आपको दुआ जहरा केस में कि आईजी साहब को मुअत्तल कर दिया था. तो हर मिनिस्टर को विजिलेंट होना पड़ेगा, हर शहरी को आवाज बुलंद करनी होगी. और बदकिस्मती से हमारे यहाँ हम हर एक पुलिस को नहीं कहते, लेकिन हर महकमे में काली भेड़े भी हैं. जी बिल्कुल. लेकिन हमें खुद भी खड़े होना पड़ेगा, हर मिनिस्टर को उठना पड़ेगा. बड़ी अच्छी बात है और एलामिया भी जारी किया है सिंध हुकूमत ने कि मुजरमों की सरपरस्ती करने वाले और सहूलतकारों को नहीं बख्शा जाएगा और अल्लाह से दुआ यही है कि अमली तौर पे हमें चीज़ होती हुई नजर आए. बहुत शुक्रिया शैला, आपने वक्त दिया. मुनव्वर साहब, चूँकि आपकी बात को मैंने इंटरप्ट किया था, मैं आपसे ही कंटिन्यू करना चाहूँगी. अब ज़रा हम दीगर स्टेक होल्डर्स की भी बात कर लेते हैं. एमक्यूएम के किरदार के हवाले से बात कर लेते हैं कि ना जो पुरानी एमक्यूएम थी फिर वो टूटी, फिर वो दोबारा बनी, अब एमक्यूएम पाकिस्तान है. इस वक्त अब पाकिस्तान, एमक्यूएम पाकिस्तान का सिंध की सियासत में क्या किरदार देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ अभी तक जब से ये इलेक्शन हुए हैं और उसने गवर्नमेंट ज्वाइन की है तो उसका रोल बड़ा डोरमेंट है. हमेशा यही आता है कि अभी वो सोच रही है, अभी वो कार्ड अपने खेलने वाली है. मतलब मैं किसी तंजिया के तौर पे नहीं कह रहा. अच्छा अच्छा. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो अपने कार्ड खेल चुके हैं तो बेहतर है, पहली बात. इसलिए कि अब जैसे अभी शैला रज़ा साहब ने फरमाया कि कराची के हर शहरी को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए. हालांकि मेयर ही कराची का पीपल्स पार्टी का है जी, चीफ मिनिस्टर भी पीपल्स पार्टी का है, तो फिर क्या आवाज़ बुलंद करे, हर शहरी क्या आवाज़ बुलंद करे. दूसरे आपने जैसे बात कही थी, हर एक को पता है कि कराची के मसाइल क्या है. इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा क्या कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत है ये मालूम करने के लिए कि क्या मसाइल हैं. गिनवा दें अभी. फिर ये कहना, जब आपने तरमीम की थी 18वीं तो आपने सारे के सारे राइट्स इन्हीं के ज़माने में हुए थे ना, तो आपने सूबों को राइट्स दे दिए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा. एनएफसी में भी आप बहुत ज़्यादा कहते हैं जी. लेकिन कल मुझे एक दो तीन बातें मैंने पढ़ी, बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाई, अच्छी बातें थी और लेकिन मुझे कुछ चीज़ों ने हैरान भी किया. वो उनका कई चीज़ों के मुतालिक ये कहना था कि फेडरल गवर्नमेंट ये करे, फेडरल गवर्नमेंट ये करे, फेडरल गवर्नमेंट ये करे. ठीक, तो कराची की एक बड़ी स्पेशल पोजीशन है ना. 3 करोड़ आदमी आपने लाकर यहाँ पर बसा दिए हैं. अगर आप रोकते हैं तो किसके ऊपर वो जाता है, और अगर आप नहीं रोकते और इनको अकोमोडेट करने की अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है तो क्या इसमें भी आप बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से कि नहीं बात करते. और मुख्तलिफ सूबों के जब चीफ मिनिस्टर बैठते हैं तो वो क्या इसमें बात नहीं करते कि इतने सूबे से इतने ही आ रहे हैं, उतने सूबे से इतने ही आ रहे हैं, और कराची की ये कैपेसिटी है, और अगर कैपेसिटी नहीं है तो बाकी सूबे अपना रोल क्यों नहीं प्ले करते जब उनके वो अपने सूबों में तो रोजगार नहीं दे पाते. ठीक है, ये तय है ना कि अपने सूबों में रोजगार नहीं दे पाते. नतीजा ये कि आप कराची में आते हैं, यही हो रहा है ना. मैं किसी उसके बगैर कर रहा हूँ बात. अब क्वेश्चन ये बता कि जब आप एनएफसी अवार्ड में बैठते हैं, पैसा लेने के लिए तो बैठ जाते हैं, लेकिन ये आपका फर्ज नहीं है कि आप ये देखें कि आपके लोग जो यहाँ पर माइग्रेट करके आए हैं उनकी वेलफेयर किस अंदाज में हो रही है और किस अंदाज में नहीं हो रही. अगर नहीं हो रही तो दे शुड आल्सो कंट्रीब्यूट. फेडरल गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए? ठीक, मेरा ख्याल से फेडरल गवर्नमेंट का ये रोल होना चाहिए. कराची आप देखें ना, एक हब है जी, बिजनेस का. ठीक, गवर्नमेंट जा रही है, उसने अपना जो मेन बात रखी और सारी कौम ये रो रही है, महंगाई है, मईशत को सही करे, तो वो तो फोकस करिए उस पर. तो सारे बिजनेस कम्युनिटी को वो बार बार ले रही है अपने पेज के ऊपर. तो फेडरल गवर्नमेंट को आप ये करने दें, मगर जो लोकल पानी का मसाइल है, ठीक है, वो एक आप यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर एक बस बन रही है, अब क्या आप बीआरटी का मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं? मुख्तार साहब, मैं आपसे सवाल लूंगी लेकिन मैं चाह रही हूँ एमक्यूएम का मौक़िफ़ ले लें, फिर हम उस पर डिबेट करेंगे. इस वक्त हमारे साथ रेहान हाशमी साहब मौजूद हैं, एमक्यूएम के सीनियर रहनुमाओं में से शामिल हैं. बहुत शुक्रिया रेहान आपका. रेहान, गुफ्तगू आपने सुन ली. इस वक्त यकीनन हमारी जो डिबेट है वो यही चल रही है कि सूबे सिंध की सियासत
اور یہاں کے جو مسائل وسائل ہیں، خاص طور پہ امن و امان کی، ایم کیو ایم پاکستان پھر سے متحرک ہو رہی ہے. یقیناً آپ لوگ کا ماضی میں بھی بہت ایک وسیع تجربہ رہا ہے پاکستان سندھ اور کراچی کے حوالے سے. اس وقت آپ کیا سمجھ رہے ہیں کراچی کے اور بالخصوص سندھ کی کیا بنیادی وسائل ہیں یا مسائل ہیں جن کو آپ لوگ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارا روز اول سے ایک موقف رہا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹیز اور پراسپیرٹی اگر پاکستان کی چاہتے ہیں آپ تو کراچی ایز اے اکنامک ہب اس کی پراسپیرٹی بہت ضروری ہے. اور وہ نہ صرف پراسپیرٹی ہیومن کیپیسٹی بلڈنگ اور ویل بینگ سے ریلیٹڈ ہے بلکہ وہ یہاں پر امن و امان سے بھی منسلک ہے. بدقسمتی سے 18ویں ترمیم کے بعد جو اس کے جو ثمرات ملنے چاہیے تھے نچلی سطح تک، ان ثمرات کو پیپلز پارٹی کے دوستوں نے اپنی حد تک مرکوز کیا اور 18ویں ترمیم کی روح کو فنا کر دیا. اچھا، اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ڈیلیگیشن آف اتھارٹیز، ڈیلیگیشن آف پاورز اور لوکل باڈیز امپاورمنٹ یا لوکل پولیسنگ کی حد تک جو ایکٹم بات کرتی رہی ہے اور آج بھی کر رہی ہے وہ نہیں ہو سکا. لیکن دنیا کا جو بھی ترقی پذیر ملک ہو یا ترقی یافتہ ملک ہو، وہاں پر اگر آپ کی رول دیکھیں گے اس کی ترقی میں تو وہ آپ کو نظر آئے گا ڈیولوشن کا، وہ رول نظر آئے گا ڈیلیگیشن آف اتھارٹیز اور ڈیلیگیشن آف پاورز کا، فائنینشیل ریسورسز کو ڈیلیگیٹ کرنے کا نظر آئے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ سندھ وہ پروونس ہے جہاں پر وزیر اعلیٰ خوش ہوتا ہے سالڈ ویسٹ کے اختیارات کے حصول کے بعد، جہاں پر پروونشل فائنانس کمیشن تقریباً 10 سالوں سے سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس مرکوز کیا ہوا ہے. اسی وجہ سے ایم کیو ایم پاکستان کا روز اول سے موقف رہا کہ آپ نیشنل فائنانس کمیشن سے مشروط کر دیں پروونشل فائنانس کمیشن کو. ان صوبوں کو پروونشل فائنانس کمیشن جو نہیں کر رہے اور نچلی سطح تک پیسے نہیں دے رہے ان کو این ایف سی دیا ہی نہ جائے. تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی. اچھا، اب کیونکہ حالیہ دنوں میں صدر مملکت، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کے نقطۂ نظر سے بات کریں تو ہمارا ماضی کا تجربہ کوئی اچھا نہیں ہے. ان کی پالیسیز سے ہمیں سخت شدید اختلافات ہیں، لیکن صدر مملکت کی حیثیت سے اگر آپ اپنے سکسیسفل ٹینیور کو ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ٹینیور تو آپ کو اپنے روایتی پالیسیز سے ہٹ کر غیر روایتی انداز میں سوچنا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈیلیگیشن آف اتھارٹیز کی بات کریں. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، آپ اس میں بیڈ گورننس کی مثال نہیں ہے کیا کہ آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس کا کام بارڈر سیکیورٹی کا ہے اس کو ڈپلوائے کیا کیونکہ آپ کی زیر نگرانی پولیس کا مورائل بھی ڈاؤن ہوا. پولیس اس طریقے سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ریسٹور نہیں کر سکی اور الٹیمیٹلی کانسیکوینٹلی ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی یہاں پر ریسٹوریشن آف پیس کے اوپر کام کر رہی ہے. یہ بیڈ گورننس کی مثال نہیں ہے. بیڈ گورننس کی مثال کیا یہ نہیں ہے کہ سالڈ ویسٹ کا آپ نے ڈپارٹمنٹ بنا دیا. ریحان صاحب، آپ لوگ تو اپوزیشن میں تھے نا، آپ لوگ کا کردار بھی تو مایوس کن نظر آیا. اگر آپ اجازت دیں تو اپنے پینل میں موجود ایک آخری بات آپ کی اجازت نہیں، اجازت سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی رکیے، میں ابھی تو آغاز ہوا ہے سر. ایڈ کر دوں آپ کی سہولت کے لیے ایڈ کر دوں. دیکھیں جمہوری معاشروں میں ہمارے پاس 4 مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں. آپ فورم آف دی ہاؤس مباحثہ کرتے ہیں جو ایم کیو ایم نے کر کے دکھایا، واک آؤٹ کیا، احتجاج کیا. آپ سڑکوں پہ آتے ہیں پرامن طریقے سے، ہم نے سڑکوں پر آئے اور ہم نے اپنے اوپر ایف آئی آریں کٹوائی. آپ مختلف فورم، میڈیا کا فورم استعمال کرتے ہیں، ہم آپ کے پاس آ کے بات کرتے رہتے ہیں. آپ لیٹیگیشن میں جاتے ہیں، ہم آنریبل کورٹس کے پاس بھی جاتے رہے. وہ تمام فورم، اس کے علاوہ 5واں رستہ کوئی نہیں ہے. اب آپ یہ تو بتا دینا، چلیں آپ ہی سے میں بات کر لیتی ہوں کہ اب آگے کیا ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کی پالیسیز سے آپ کو اختلافات ہیں، تو یہ اختلاف دور ہو گئے صدر آصف زرداری سے ملنے کے بعد؟ ہاں دیکھیں صدر مملکت نے اس بات کی ایشورنس فرحان صاحب کہہ رہے ہیں سارے کارڈز کھیل لیں. ہاں دیکھیں یہ ہم جمہوریت کے جو نارمز ہیں نا اسی کو جو پریکٹسنگ جمہوریت میں ہوتا ہے وہی کریں گے نا. اس کے ہٹ کر تو ہم نہیں کر سکتے. اور اگر جو اکثریت جیسے تیسے بھی جو بھی اکثریت میں پارٹی آئی ہے اور جو بھی حکومت میں بیٹھا ہے اسی سے ڈائیلاگ کریں گے نا. میں افغانستان کے کسی پارلیمنٹیرین سے تو بات نہیں کروں گا. پاکستان میں جو الیکٹ ہو کر آیا ہے میں ہنس کے کروں، رو کر کروں، ناراض ہو کر کروں، مجھ کو تو کرنا اسی سے بات ہوگی نا بھائی. اس کے علاوہ کوئی تیسرا رستہ ہے نہیں میرے پاس. ڈائیلاگ کے ذریعے مسئلہ حل ہونا ہے اور ڈائیلاگ ہی کر رہے ہیں ہم اس ڈائیلاگ کے نتیجے میں. لیکن آپ لوگوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے
मुख्तलिफ फोरम के जरिए हम कम अज कम लोगों को बता रहे हैं, और ये एमक्यूएम की कामयाबी नहीं है कि एमक्यूएम का वो बयानिया जो एमक्यूएम दिहाइयों से कहती आ रही है कि बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट हो, नेशनल फाइनेंस कमीशन, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, लोकल पुलिसिंग, क्या आप दीगर जमातों के नाकदीन के मुंह से ये नहीं सुनते आ रहे, या हम अगर गलत बात कर रहे हैं तो कोई खुलकर आकर मुखालफत क्यों नहीं कर रहा कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन निचली सतह तक नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं कह रहे। तो इसका मतलब है कि खामोशी आपकी हमारे इस बयानिए की तस्दीक करती है, तायीद करती है, लेकिन आप तायीद तो मानते हैं लेकिन करके नहीं दे रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो ये तजाद है। उसकी वजह यह है कि पावर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है हमारी। हमारे यहाँ जब पार्लियामेंटेरियंस के हाथों से डेवलपमेंट के काम कराने का रिवाज हो, मराठ की सूरत में अरबों और खरबों रुपए चीफ मिनिस्टर काम करवाने का रवादार हो, लोकल गवर्नमेंट को पसे पुश डाल दिया जाए, तो आप ऐसे मुआशरे में क्या रुझान करेंगे? ऐसे मुआशरे का रुझान पावर सेंट्रिक होता है, जहां पर किसानों की बात करने के लिए एक मिनट आप जितनी बातें अभी यहाँ कर रहे हैं, क्या आपके वफ्द ने सदर साहब से ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे और उनको कितना कन्विंस कर सके? देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक जो वक्त में शरीक हमारे रहनुमा थे और कन्वीनियर थे, मुस्तफा कमाल भाई, फारूक सत्तार भाई और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, इन तमाम ग्रीवियंस का इजहार वक्तन फवक्तन करते रहे और दौरान गुफ्तगू भी किया है। उस गुफ्तगू के नतीजे में सदर साहब ने एश्योरेंस दी है कि कराची डेवलपमेंट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन के ऊपर बात करेंगे, और इसके ऊपर कुछ प्रोग्रेस भी हुई है गालिबन, कल की कुछ मेरे पास इतला है। अच्छा, चले, अच्छी बात है। आज हमारे पास तो लोकल बॉडीज नहीं है ना, हमने तो गैर मुनसिफाना डिलिमिटेशन की वजह से एहतजाजन इसका बाइकआउट किया था, और उस बाइकआउट के नतीजे में जहां पर 20,000 वोट लेकर लोग इलेक्ट होते थे, वहां पर 2,000 वोट लेकर जैसे तैसे भी जो इलेक्ट हुआ, एटलीस्ट दे आर इलेक्टेड। चले, आप जैसे भी इलेक्ट हो गए, लेकिन हम आज उन्हीं की बात कर रहे हैं कि भाई आप उन्हीं के जरिए काम करवाएं। पार्लियामेंटेरियंस के जरिए काम करवाने का कोई तरीकाकार नहीं है, लेकिन बहरहाल मिलकर ही काम करना पड़ेगा। और रिजर्वेशंस हैं, जिस असूली मौक़िफ़ से हटेंगे भी नहीं, हम असूली मौक़िफ़ को सामने रखते हुए ही बात कर रहे हैं। और सदर साहब ने एश्योरेंस तो दी है। लेट्स सी अब आने वाले दिनों में क्या होता है, कि हमें हमारी तवक्कुआत पूरी होती हैं, कराची वालों की तवक्कुआत पूरी होती हैं या नहीं होती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब। मुख्तार साहब, बहुत सारी बातें की, वन बाय वन कर लेते हैं हम। एक तो ये जो इम्तियाज़ साहब ने बोला, क्या आप लोग को क्यों लग रहा है कि एमक्यूएम जो है अभी भी वो सियासी कार्ड खेलने में बड़ी मोहतात है? देखिए, बात यह है कि अभी भी ब्लेम गेम चल रहा है। जी, वही चल रहा है, बिल्कुल। हाँ, तो ब्लेम गेम इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो क्या है अवाम के, उसको तो कोई अटेंड ही नहीं कर रहा। ये जो सदर साहब से मीटिंग हुई है, इनकी मीटिंग होती रहेंगी। एमक्यूएम हमेशा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही है, वफाक में शामिल भी होती है और उठती भी रहती है। आप देखें ना, अभी भी गवर्नर हाउस में मीटिंग हाँ, चल रही है मुत्तहिदा की, जो गवर्नर साहब की, खाना माजी की हुकूमतें हैं, उनके साथ भी इनका इंटरेक्शन रहा है, हमेशा ये असम्बली का हिस्सा रहे हैं। तो असल में बात यह है कि जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे नहीं होंगी एज़ फार एज डेवलपमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर इज कंसर्न, तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। कोई फरिश्तों ने आसमान से उतर कर हमें कोई गाइड नहीं करना है। 1992 से पाकिस्तान रेंजर्स यहाँ डिप्लॉय है कराची में। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज़ इनकम्पिटेंट टू रन द अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस। बड़ी सीधी सी बात है। आप देखें ना, एमरजेंसी में आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बुलाते हैं आर्टिकल 245 के तहत, वो वक्ती तौर पर बुलाते हैं। ये कराची में फ़र्ज़ करें कि 35,000 पुलिस वाले हैं, ठीक है, जो 40,000 तकरीबन रेंजर्स हैं। ये अपनी पुलिस फोर्स में 40,000 का क्यों नहीं इजाफा करते? उनको क्यों ट्रेनिंग नहीं देते? मतलब वो उनके ऊपर क्यों डिपेंड कर रहे हैं? तो वो लोग हाथ छोड़ के बैठ गए हैं कि भाई ठीक है, चलो इनसे काम ले लो। वो ठीक है कि उनको उसके फाइनेंसेस मिलते हैं, लेकिन ये तो कोई मसले का हल नहीं है ना। दैट शोज़ कि गवर्नेंस जो है वो नहीं है यहाँ पर। तो अभी आप कच्चों के डाकुओं की बात कर रहे हैं। जी। ये रॉकेट साइंस है कि उनको कैसे ख़त्म करना है। आपके पास क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है? उनके पास सिंध पुलिस से, ये खुद अखबार में आया, उनके पास मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है। बिल्कुल। सवाल ये है कि रॉकेट लॉन्चर, वेपन्स, हाई प्रोफाइल गन्स, वो कहाँ से आ गई उनके पास? और फिर
ان کو ختم کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ ایکچولی جو جرم جو ہے، کرائم اس وقت پھلتا پھولتا ہے جب اس کو آپ پیٹرونائز کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2020 میں ایس ایس پی شکارپور ڈاکٹر رضوان تھا، اس نے لکھ کر بھیجا کہ جی یہ جو لوکل وڈیرے ہیں یہاں کے ٹرائبل چیفز ہیں وہ سہولت کار سرپرستی تو بات تو دیکھیں نا پھر یہ تو لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ لوگوں کو، غریب لوگوں کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے۔ پچھلے 200 لوگوں کو تو کڈنیپ 9 سال کے اندر 30,000 آدمی کڈنیپ ہوئے ہیں، بٹ صاحب اور ظلم کی بات یہ ہے کہ عورت بن کے اغوا کرتے ہیں۔ 3,000 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور 6 ارب روپیہ گورنمنٹ نے دیا ہے رینسم۔ تو اس طرح سے تو بات نہیں بنتی نا، بجائے اس کے کہ آپ فرحان صاحب، خالد مقبول صدیقی کا میں ایک سٹیٹمنٹ پر سن رہی تھی کہ وہ امن و امان کا مسئلہ یہی کہ چور اور سپاہی دونوں کراچی سے نہیں ہیں، یہ کس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی؟ دیکھیں جب یہ تھے موجود تھے تو جب کیا کراچی سے تھی کہ پوری یہ دیکھیں ایک دوسرے پہ ڈال دینا کہ جی گیم، بھائی آپ اس جو بھی آیا ہے نا، جو کام کر رہا ہے سرکار کی، اس میں آپ اسے بولے اپنا ڈیلیور کرو۔ اچھا لوکل ہوں گے تو لوکل کیا تیر ماریں گے آگے؟ لوکل نہیں ہے، میں تو واٹر بورڈ کی مثال دے رہا ہوں، لوکل ہے، دینا پانی کیوں نہیں دے رہے؟ لوکل نان لوکل کی بات کرتے ہیں، آپ ایفیشنسی کی بات کریں کہ بھائی یہ بندہ آیا ہے، یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اور جہاں جہاں خان صاحب ڈیول معاملہ ہوگا نا، کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں مسئلے۔ مثال کے طور پہ پی پی ایم کیو ایم پہ ڈالے گی، ایم کیو ایم پی پی پہ ڈالے گی، دونوں مل کے نون پہ ڈالیں گے، ہر ایک کی ذمہ داری فکس ہونی چاہیے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، میں نے تو اپنا فلسفہ چینج کیا ہے کہ اب حکومت کی بات ہی نہیں کرو، اپوزیشن کی بات کرو کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے، آپ بتا دیجئے۔ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، صرف بیان دے کے ایک اچھی سی پریس کانفرنس کر کے ہیڈ لائن لگا کے آرام سے بیٹھ گئے اور بولا میں نے اپنا کام کر دیا۔ ووٹ آپ نے بھی لیے یار، آپ بتاؤ اپنی کوئی پیرل گورنمنٹ بنا کے تو دکھا دو۔ آپ کیا سجیشن دیں گے کہ اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں صرف تنقید ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو یہاں سندھ وزٹ کیا انہوں نے سندھ کا، اور وہاں وایا سکھر بھی گئے اور کراچی آ کے مقبول باقر صاحب سے ملے تھے، اور طے پایا تھا کہ پنجاب اور سندھ کی پولیس مل کر آپریٹ کرے گی کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف۔ تو کیا ہو گیا اس میں؟ ابھی تک کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ جناب جو ویپنز ہم نے مانگے تھے کہ جناب ہمیں ملٹری سٹائل ویپنز دے دیے جائیں، ہمیں نہیں پہنچے، ہمارے پاس نہیں آئے، وہ ان کے پاس موجود ہیں۔ اور دوسرا دیکھیں، میں کہتا ہوں رینجرز کو وڈرا ہونا چاہیے، رینجرز کو وڈرا کیا جانا چاہیے۔ مجھے اسلم بیگ کا یاد ہے اچھی طرح، انہوں نے کہا تھا اگر پاور نہیں ہے تو ہم کوئی نہیں فورس بھیجیں گے۔ اب یہ ہے کہ پولیس کہتی ہے رینجرز کام نہیں کرنے دیتی، رینجرز کہتی ہے ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے، یا تو رینجرز کو پولیس کے انڈر میں کر دیں یا پولیس کو رینجرز کے انڈر میں کر دیں، کمانڈ ایک ہونی چاہیے۔ یہ کمانڈ کے ایک نہ ہونے کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے ساری کی ساری۔ اب وہ آ جاتا ہے لوکل نان لوکل، بھائی لوکل نان لوکل کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ کہیں کہ جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ پوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یا نہیں ہے، کس طرح سے۔ اگر پھر یہ تو لوگ اب کراچی کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب 20 22 25 سال ایم کیو ایم کا اقتدار سوا نیزے پہ تھا تو کتنے اسسٹنٹ کمشنر انہوں نے بھرتی کروائے، کتنے ڈی ایس پی انہوں نے کتنے اچھے عہدوں پہ، یعنی سویپر کے علاوہ انہوں نے بھرتی نہیں کیا۔ اب یہ جو گھوٹکی، کشمور، جیکب آباد، شکارپور، یہ جتنے کچے کے علاقوں کے جو ڈاکو ہیں، ایک اور چیز بھی کہ جو بات کر رہے تھے مختار صاحب کہ جس طرح ویپنز، راکٹ لانچر ان کے پاس اتنے زیادہ وہاں پہ موجود ہیں، وہ وہاں تک پہنچے کیسے؟ اس میں ایک وجہ یہ بھی کہ جو ٹرائبل ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، جب ان کے آپس کے تنازعات اور آپس میں ان کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ ویپنز آلریڈی ان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ میں صرف ایک خان صاحب جی، یہ سب بالکل پولیس کے کام نہ کرنے کی باتیں ہیں، یہ کہ جناب ان کے پاس بہت سارے ویپنز ہیں۔ ایریل آپریشن آپ کر سکتے ہو نا یار، اینٹی ایئر کرافٹ گن کتنی دفعہ چلے گی، آپ کر سکتے ہو۔ یہ سب یہ بالکل ایسی ہے کہ کراچی میں بہت آبادی ہے، ہم کیسے مسئلہ حل کریں، اتنا یہ بالکل ایکسکیوز ہے، سب ہے ان کے پاس۔ اگر پولیس آپریٹ کرنا چاہے کر سکتی ہے، اور ابھی کیے انہوں نے 3، ابھی نیا ایک اے ایس پی آیا ہے، وہ سیدھا اندر داخل ہو جاتا ہے، بچوں کو وہ ریکور کروا کے لایا ہے، اور کئی ڈاکوؤں کو اس نے اوپر پہنچا دیا ہے۔ تو کام کرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے صرف قومی اسمبلی اور یہ جو ہماری جتنی ایریاز ہیں، ایسے ہائی الرٹ ایریاز ہیں، وہی سیکیور ہیں، باقی تو مجھے لگتا ہے پورا کراچی، پورا سندھ جو ہے وہ انسیکیور ہے۔ آپ کا جو سوال ہے میں اسی کا جواب دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ کیا یہ سلطانہ ڈاکو کا زمانہ ہے یا رابن ہوڈ کا زمانہ ہے؟ یہ انتہائی جدید ترین ملٹری ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بڑے بڑے ٹارگٹس کو ڈرونز کے ذریعے ہٹ کیا گیا ہے کہ آدمی سر مجھے بولنے وہ ہٹ ہوئے ہے نا، آپ کو کسی آدمی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی،
कर्नल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये मुझसे ज़्यादा जानते होंगे मिलिट्री टेक्नोलॉजी को, ठीक। मैं तो उसका सिर्फ तालिब इल्म हूँ। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको ये कहता हूँ। सेकेंडली आपने वो जो बात कही है ना, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जी तमाम दहशतगर्द तंजीमों के लिए भी, जो मिलिशियाज हैं उनके लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है, और ये कच्चे के डाकुओं के लिए भी। जो बेस्ट तरीका ये होता है दुनिया के में, वो ये है कि आप उन्हें एनसर्कल करते हैं, ठीक है, उन्हें स्ट्रेंगुलेट करते हैं, उनके रिसोर्सेज को कटेल करते हैं और उनको आप ख़त्म कर देते हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे ये किया गया। जिस ज़माने में तामिल बगावत हो रही थी सिलोन के अंदर, तो उन्होंने यह काम आखिर के अंदर विल्लू पीली जो थे, चले मैं बाबा आखिरी करम, सवाल भी उसके साथ आपसे ही ले किया। लूं, आखिरी सवाल भी आपसे ले लूं कि मैं प्रोग्राम मुझे का एक वक्त खत्म हो लफ्ज़ रहा कहने है। वो भी देंगे? आप ही जवाब देंगे, अच्छा, वो भी जवाब आप ही देंगे। अभी हमने शुरू में आगाज़ में बात की थी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की, और हमने देखा बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है वो, और पहले उन्होंने पंजाब पुलिस का मोराल जो है बुलंद किया, और उसकी एक प्रैक्टिकल हमें एग्जांपल भी नज़र आई। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है पिंक गेम्स के इफ्तिताम में मौजूद हैं। आप क्या समझें, पहली वज़ीर आला पंजाब पिंक गेम्स, इसका क्या एजेंडा है जिस तरह हम देख रहे हैं कि वो ख़वातीन को एम्पावरमेंट करने की प्रैक्टिकली एक एग्जांपल इसमें भी हमें नज़र आ रही है, क्या कहेंगे आप? मेरा अपना बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज़ जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं, जिसमें उनका जो मंशूर है, उनका पार्टी का जो तरीक़ाकार रहा है, फुल्ली वो डेवलपमेंट के अंदर जा रही हैं। और मैं एक बात इसमें ऐड करूँगा ज़्यादा लाइटर टोन के अंदर, अजीब मुल्क है ये। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और एक अलामत के तौर पर पुलिस की यूनिफॉर्म पहन ली, तो सारे मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सारे मौज़ूआत ख़त्म हो गए, बेरोज़गारी वगैरह 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 सब ख़त्म हो गए। उन्होंने ये बहस करनी शुरू कर दी कि जी उन्होंने यूनिफॉर्म क्यों रहा। तो बिल्कुल करेक्ट जा रही हैं, रोज़ वो कोई ना कोई डेवलपमेंट, मैं समझता हूँ शी इज़ सेटिंग एन एग्जाम्पल। बाकी चीफ मिनिस्टर्स चाहे बड़े तजर्बेकार से सबका काबिल एहतराम है, बट अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, वो छोटा है या बड़ा है, वो आपको फॉलो करना चाहिए। मुख्तार साहब, क्या सिंध में ज़रूरत नहीं है इसी तरह की एग्जाम्पल्स की जिस तरह मरीम नवाज़ साहिबा कर रही हैं, कि हमें ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए या दीगर जो हमारे इदारे हैं उनके मोराल के लिए इस तरह के काम करने चाहिए? नहीं, ऐसी बात तो कोई नहीं है, वो तो एक एग्जीबिशन के तौर पर है ना। तो अभी इन्होंने कहा कि जी वो उन्होंने यूनिफॉर्म पहन ली, तो वो एब्सोल्युटली रिडिकुलस। यूनिफॉर्म नहीं पहन सकती, कोई भी नहीं पहन सकता, उसका एक प्रोटोकॉल है। और आपने देखा उन बैक डेटेड में एक उन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया। हालांकि अब ड्रेस रेगुलेशन जो होते हैं उसके ऊपर बाकायदा एक समरी मूव करती है, चीज़ें बनती हैं, सारा कुछ होता है, उसके बाद जाके तब्दीली आती है। ठीक है, बहरहाल जो उनका अपना एक जो सिस्टम है जिसके ऊपर वो काम कर रही हैं, लेट हर गो हैड। ठीक है, गलतियां भी करेंगी, जो काम करेगा तो वो गलती भी करेगा। तो लेट्स होप कि वो जो मिशन लेके जा रही हैं तो उसमें कामयाब करें। इसी सिलसिले में कि बिल्कुल ख़वातीन के एम्पावरमेंट के लिए हमें अच्छा काम ये करना ठीक है, आपके लॉस क्या कहते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए सिंबॉलिक आपको एक करेक्टर बनाने के लिए मैं समझता हूँ करना चाहिए। बहुत सारे और बड़ी इस तरह के इवेंट्स होते हैं। और बिल्कुल जो मिर्जा साहब ने कहा कि चांसलर गाउन पहनता है, मिलिट्री एकेडमी में जाते हैं, मैं खुद मिलिट्री एकेडमी में गया हूं, बिल्कुल कोई मैट्रिक पास प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मिलिट्री एकेडमी में खड़े होकर वहाँ के जो कैडेट्स उनकी कमिश्निंग परेड थी उसको प्रेजाइड किया हुआ था। इसमें कौन सी बात है, क्या बात है, मुंतखब नुमाइंदा अगर खड़े होकर वो पहन लें यूनिफॉर्म तो क़यामत आ गई, हद हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नाज़रीन, हमने बात की सूबा सिंध के हवाले से भी। यहाँ पर जो एक मसला नज़र आया है वो मेरा ख्याल है नेक नियति का है और कॉम्पिटेंसी का है। ये अगर हो जाए तो फिर मामला तो हमें सब पता है, मर्ज़ क्या है उसका इलाज भी पता है। अगर इसी नीयत के साथ इसको एड्रेस किया गया तो जल्द सूबा सिंध भी दीगर जो हमारा पंजाब का हरा भरा पंजाब है, हमें हरा भरा सूबा सिंध भी नज़र आएगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पान।